बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवी साबरी हियर। आज हम सार्क से रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले हम कश्मीर इशू के बारे में बात कर रहे थे। तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन, ये एक तंजीम है जो साउथ एशिया की कंट्रीज की बनी हुई है। तो इस हवाले से एक छोटा सा आइडिया आपसे जस्ट शेयर करना है। सार्क जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज की ये कोऑपरेशन की तंजीम है, जो कि इस मैप से आपको काफी हद तक जो है ना वो सारे ये कंट्रीज क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये सिर्फ सार्क कंट्रीज का ये मैप है इस वक्त आपके सामने। अगर हम यहाँ सबसे ऊपर से शुरू करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया, इधर नेपाल, भूटान, इधर बांग्लादेश, फिर इधर श्रीलंका, और एंड पे ये जो जजीरे से हैं छोटे छोटे, ये है मालदीव्स। ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 8 कंट्रीज बनते हैं जो कि सार्क के मेंबर्स हैं। इनिशियली अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं था, लेकिन बाद में अफगानिस्तान भी शामिल हुआ। कब शामिल हुआ अभी बात करते हैं। ये बेसिकली वो वाला एरिया है, एशिया का वो वाला पार्ट जिसको हम साउथ एशिया बोलते हैं। और इस सार्क में जाहिर है कि जो सबसे बड़ा कंट्री है वो इंडिया है, और इंडिया ही इसका एक मेजर प्लेयर है। और कैसे कैसे कुछ बातें आगे करनी है हमने इस बारे में वो भी देख लेते हैं कि ये जो ये ये जो सबसे पहले मैंने आपको मैप शो किया, ये सिर्फ सार्क कंट्रीज का है। लेकिन ये वाला जो मैप है इसमें अदर नेबरिंग कंट्रीज भी आ जाते हैं, और एशिया का मेन पार्ट आता है। इधर लेफ्ट साइड पे ईरान, और ईरान के इधर इधर मिडल ईस्ट का एरिया आ जाता है, वो भी एशिया का है। अफगानिस्तान से ऊपर इधर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान वगैरह जो एरियाज हैं जिनको हम सेंट्रल एशिया बोलते हैं, वो उधर आ जाता है। ये जो इस वक्त आपके सामने एरिया है, ये सारा है सार्क का एरिया, साउथ एशिया। ठीक है, जो मैंने उधर अलग से भी आपको दिखाया। फिर साथ इधर चाइना भी टच होता है। चाइना और ये जो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और इस तरह के ये सारे कंट्रीज, और आगे नीचे मलेशिया और इंडोनेशिया तक, इनको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया की जो तंजीम है वो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि वो आसियान है। ठीक है। और जो साउथ एशिया की कंट्रीज की तंजीम है वो है सार्क। सार्क जो है वो बेसिकली 1985 में, दिसंबर 8 1985 में बांग्लादेश में ये बनाई गई, ढाका में। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ये हैं: पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, और अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है जो कि 2007 में मेंबर बना है। इससे पहले वो मेंबर नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, सार्क के बारे में बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही मैंने आपको देना था, लेकिन साथ ही इसके बारे में कुछ कुछ और बातें हम कर लेते हैं जो बिल्कुल ज़रूरी बातें हैं। बाकी डिफरेंट आर्टिकल्स में आगे इससे रिलेटेड बातें आती रहेंगी तो आपको मज़ीद भी पता चलता रहेगा। फिलहाल आप ये सिर्फ ज़हन में रखें कि सार्क साउथ एशियन कंट्रीज़ का प्लेटफॉर्म है जो कि रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया, लेकिन ये कोई बहुत इफेक्टिव रोल परफॉर्म नहीं कर सका। इसकी दो रीजंस थी। नंबर वन तो ये कि इसमें इंडिया चूंकि सबसे बड़ा प्लेयर है, तो इंडिया ने सार्क के अंदर ना एक चौधरी बनने की कोशिश की। इंडिया ने कोशिश की कि बाकी सारे कंट्रीज जो हैं वो मेरे से पूछ के चलें, मेरे डिपेंडेंट हो जाएं। सार्क के अंदर इंडिया ने कुछ इस तरह की पॉलिसीज लाने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया जाहिर है एक अमीर मुल्क भी है, बहुत बड़ा मुल्क भी है। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम सार्क के बाकी सातों कंट्रीज की पॉपुलेशन को इकट्ठी कर लें तो भी मेरा ख्याल है कि उतनी पॉपुलेशन नहीं बनेगी जितनी इंडिया अकेले की पॉपुलेशन है। तो इसलिए इंडिया जाहिर है एक बड़ा कंट्री तो है, लेकिन जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनमें एक इक्वल लेवल पे चलना होता है। बट इंडिया ने चौधरी बनने की कोशिश की। ठीक है। जो कि चौधरी बनना बाकी कंट्रीज को कबूल नहीं था। भूटान और नेपाल तो किसी हद तक इस चीज को कबूल कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा मालदीव, श्रीलंका,
बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब कंट्रीज ने किसी भी तरह से इंडियन इन्फ्लुएंस को कबूल नहीं किया, क्योंकि वजह ये थी कि श्रीलंका के अलावा जो बाकी कंट्रीज मैंने बोले हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव, ये वो कंट्रीज हैं जो टोटली मुस्लिम पॉपुलेशन वाले हैं, मतलब मेजॉरिटी मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन है इनमें, मोर देन 90% मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है। तो अब वो इंडिया जो कि हिंदू मेजॉरिटी है, उसके अंडर रह के काम करना तो जाहिर है मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता था। फिर उसके बाद श्रीलंका जो है, उसके इंडिया के साथ इश्यूज हैं। ठीक है। वो भी इसलिए इंडियन जो डोमिनेंस है उसको कबूल नहीं कर रहा था। ठीक है। तो एक तो ये है कि इंडिया ने चौधरी बनने की कोशिश की इस सार्क के अंदर, इसलिए सार्क के जो अदर मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने कोई इतनी इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया, इंटरेस्ट लेना छोड़ दी। अच्छा। और दूसरी रीजन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो कि इस सार्क के जो मेजर दो कंट्रीज हैं, उन दोनों कंट्रीज के दरमियान में कश्मीर इशू है। अब इन दोनों कंट्रीज में स्पेशली पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि पहले कश्मीर इशू हल हो, तो वो इंडिया के साथ बाकी बातें बाद की होंगी। ठीक है। तो ऐसे ही पाकिस्तान की कुछ गवर्नमेंट्स चलती रही हैं इस सोच के साथ, तो जिसकी वजह से फिर कुछ भी खास पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब रीजनल कोऑपरेशन जो सार्क के थ्रू होना था, जो इंश्योर होना था, वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका। आगे फ्यूचर में क्या होता है उसका कोई अभी जो है ना वो चांस नजर नहीं आता। उसकी रीजंस है कि ये रीजनल तंजीम है, और इंडिया जो है वो अब अपने तौर पर अपने आप को ना एक इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर समझ रहा है पूरी दुनिया का, कि वो पूरी दुनिया के मुकाबले का एक प्लेयर है। और वो जनाब चाइना से भी, चाइना और अमेरिका के बराबर आ गया है एक तरह से। तो वो इंडिया इस तरह से वो अपने आप को सोच रहा है, तो वो एक तो वो रीजनल इस तरह के कोऑपरेशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, कश्मीर इशू जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ये सार्क का वाला जो मामला है ये आगे शायद इस तरह से ना चल सके। तो इसलिए सार्क तंजीम बनी हुई तो जरूर है, लेकिन अभी तक रीजनल लेवल पे इसके कोई ऐसे कंट्रीब्यूशंस नहीं है कि हम कह सकें कि जी सार्क ने अपना कोई रोल जो है वो बहुत रोल प्ले किया होगा। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे इदारे हैं जो कुछ काम भी कर रहे हैं। अब एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बननी थी, वो इंडिया में काम कर रही है। ठीक है। इसी तरह से कभी 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 गेम्स भी हो जाती हैं साउथ एशिया की कंट्रीज की, सैफ गेम्स जिसको कहा जाता है, साउथ एशियन फेडरेशन। तो इस तरह से करके वो हो जाता है, कभी कभार इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज हो जाती हैं, लेकिन कोई बहुत मेजर इसमें अभी तक कंट्रीब्यूशन सार्क का नहीं है कि हम ये कह सकें कि सार्क ने कोई बहुत बड़ा काम किया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।